नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और बायोलॉजी की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोशिका यानी कि सेल के बारे में बात करेंगे। तो बायोलॉजी के दृष्टिकोण से यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में हम सबसे पहले कोशिका के बेसिक इतिहास के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग जानेंगे विभिन्न कोशिकांगों के बारे में, यानी कि हमारी कोशिका के अवयव क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके महत्वपूर्ण फंक्शन क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। और वीडियो में इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। और वीडियो के लास्ट में हम लोग इस टॉपिक से अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए 36 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए यह एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है, जिसमें न केवल हम लोग थ्योरी सेक्शन को समझेंगे, साथ ही साथ इस टॉपिक से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। तो आज का टारगेट 500 लाइक्स का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोशिका यानी कि सेल के बारे में। देखिए, मैं फिजिक्स सोच रहा था कि ख़त्म कर दूं सबसे पहले, लेकिन अगर आप लोगों ने प्रश्न पत्रों को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो सबसे ज़्यादा जो आपके प्रश्न आते हैं वह आपके बायोलॉजी सेक्शन से ही आते हैं। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि न केवल हम बायोलॉजी के प्रश्नों को डिस्कस करें, बल्कि जो भी हमारे बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों को बेहतर तरीके से समझें भी। तो यही मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझें। तो चलिए, कोशिका के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं ये सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती हैं, यानी कि जो आपका पूरा शरीर दिख रहा है उसमें जो सबसे छोटी इकाई है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, या हम पादपों की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारे जीवन की सूक्ष्मतम इकाई होती है वह आपकी कोशिका ही होती है। कोशिका के बारे में अगर हम आगे बात करें तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक महोदय ने। कब? 1665 में, यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि वह आपकी एक डेड सेल थी, यानी कि एक मृत कोशिका थी। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि रॉबर्ट हुक महोदय ने एक मृत कोशिका की खोज की थी, और यह जो कोशिका इन्होंने खोजा था वह एक पादप कोशिका थी। पादप कोशिका का मतलब क्या हुआ कि यह एक प्लांट से जुड़ी हुई कोशिका थी, जिसको इन्होंने लकड़ी की छाल में जो कॉर्क होता है उसके कार्क में खोजा था, यानी कि लकड़ी की जो छाल होती है उसमें सबसे पहले इन्होंने इसको देखा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली जीवित कोशिका कौन थी, तो आपको याद रखना है पहली जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोन वान लीवेनहॉक ने, और इन्हीं के द्वारा बैक्टीरिया की भी खोज की गई थी। कब की थी इन्होंने? 1674 में। तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात की कोशिका के संबंध में, और डायरेक्टली इन बेसिक चीज़ों से आपकी परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कोशिका की हमने बात कर ली है। अब चलिए हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे इस वीडियो का, कोशिका संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो लेट अस इमेजिन, मान लीजिए कि यह जो आपके सामने एक फिगर दिख रहा है यह आपकी एक कोशिका है। तो कोशिका आपके सामने यहाँ पर है, और इसकी जो कवर है यानी कि जो इसकी बाउंड्री है इसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी यह जंतु कोशिका है तो इसे हम सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली कहेंगे, लेकिन अगर यह आपकी पादप कोशिका है यानी कि प्लांट सेल है तो इसे हम लोग सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर हम लोग जंतु के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। और ये जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यह हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ही केवल इसके अंदर आ सकती हैं और इससे बाहर जा सकती हैं, यानी कि यह सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता है बाहर से अंदर आने के लिए या अंदर से बाहर जाने के लिए। और जो हमारी यह कोशिका की बाउंड्री होती है यह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के
बनी होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारी बाउंड्री होती है कोशिका की, वह लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपकी होती है। तो ये हमने बाउंड्री की बात की। अब अंदर आपको ये येलो कलर का दिख रहा होगा, ये मुख्य रूप से येलो कलर का एक हमारा चिपचिपा लिक्विड होता है और इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, या इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो चिपचिपा पदार्थ हमारी कोशिका के भीतर भरा होता है इसे हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये हमने बात की। अब इसके अंदर आपको इस प्रकार से एक संरचना मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं केंद्रक, या इसे हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। न्यूक्लियस के बाद में इसके ठीक बगल में आपको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देंगी जिन्हें हम लोग कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या नाम है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, या इसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? अंतःप्रद्रव्य जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम लोग नाम देते हैं। अब ये आपकी दो प्रकार की होती हैं। आगे की स्लाइड में हम लोग दोनों प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। तो ये आपकी हो गई। उसके बाद में कुछ इस तरीके के शेप आपको दिखेंगे जिन्हें हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है इसका? इसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आपको कुछ इस प्रकार के शेप दिखेंगे जिन्हें हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। क्या नाम होता है? इन्हें हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। उसके बाद में इस प्रकार की आपको संरचना दिखेगी जिसे हम लोग कहते हैं तारक केंद्रक, या इसे हम सेंट्रियोल भी कहते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस प्रकार से छोटे छोटे सूक्ष्म चीज़ें दिखाई देंगी जिन्हें हम लोग कहते हैं राइबोसोम। क्या नाम है इनका? इन्हें हम लोग कहते हैं राइबोसोम। और नीचे आपको कुछ इस प्रकार से एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा जिन्हें हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी, या कहीं कहीं पर आपको इसका नाम गोल्जी अपरेटस भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारे जो आपकी स्क्रीन पर इस सामने कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वह इन्हीं कोशिकांगों से पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन कोशिकांगों के बारे में डिस्कस करते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, किसके द्वारा इनकी खोज की गई थी, और किस प्रकार से कोशिका के संचालन में ये अपना योगदान देते हैं। तो कोशिका, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल न्यूक्लियस यानी कि कोशिका नाभिक के बारे में। तो ये आपकी हो गई कोशिका नाभिक, और इस प्रकार से इसकी बाउंड्रीज होती हैं। कोशिका नाभिक के भीतर आपको याद रखना है कि इसमें हमारे मिलते हैं गुणसूत्र जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। गुणसूत्र जिनकी खोज की गई थी फ्रेडरिक मिसर के द्वारा, और इसी गुणसूत्र में आपको डीएनए यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल भी मिलती है। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा कोशिका नाभिक है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन जो कोशिका के बीच नाभिक है इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, 1831 में इसके द्वारा इनकी खोज की गई थी। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि मेन फंक्शन क्या होता है, जाहिर सी बात है जितने भी कोशिकांग होंगे उनके कोई ना कोई कार्य होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सेल न्यूक्लियस होता है इसका मुख्य रूप से फंक्शन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा होता है कोशिका का मैनेजर, यानी कि कोशिका के भीतर सभी जो कार्य होते हैं उनका सुचारू रूप से संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में सारी डेटा होती है किसके पास में? सेल के न्यूक्लियस के पास में। और एक बात याद रखिएगा कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है डिवाइड होने की, यानी कि विभाजित होने की, और ये विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारी सेल होती हैं, सेल में सबसे पहले कौन सा कोशिकांग विभाजित होता है, तो सबसे पहले विभाजित होती है आपकी न्यूक्लियस। इसके बारे में अगर हम आगे बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको गुणसूत्र देखने को मिलेंगे, क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, और इसी में आपके जीन होते हैं। जीन मुख्य रूप से हमारे वह तत्व होते हैं जो आनुवांशिक रूप में पिता से पुत्र में या माता से पुत्र में जाते हैं। तो डीएनए यानी कि आनुवांशिक गुण वाली जो चीज़ें होती हैं ये भी आपको मिलती हैं नाभिक में ही। अब अगर हम लोगों ने बात की है गुणसूत्र के बारे में, तो आपको याद रखना है कि जो गुणसूत्र है इनकी खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो डीएनए होता है इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो ये दिया था जेम्स वाटसन और
क्रिक ने। किसने दिया था? जेम्स वाटसन व क्रिक ने। और जो हमारे साधारण मानव होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी यानी कि 46, 23 होती है जोड़ियों में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी टोटल संख्या कितनी होती है तो यह संख्या होती है 46। तो डीएनए के बारे में हम लोग आगे की वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर केवल इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। कोशिका नाभिक की बात कर ली हमने। अब हम लोग आगे बात करेंगे अंतःप्रद्रव्य जालक या अंतःप्रद्रव्य जालक, जिसे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी। और ये जो हमारी होती हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जुड़ी होती हैं किससे? केंद्रक से। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो खोज इसकी की थी गार्नियर महोदय ने 1897 में। तब इन्होंने इसका नाम दिया था अर्गेस्टोप्लाज्म। क्या नाम दिया था? अर्गेस्टोप्लाज्म। लेकिन बाद में आगे चल करके पोर्टर, क्लाउड और पुलम आए और इन्होंने इसका नाम दिया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसने नाम दिया था? पोर्टर, क्लाउड व पुलम ने इसका नाम दिया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारी अंतःप्रद्रव्य जालक होती हैं इनका कार्य होता क्या है, तो जो आपकी साइटोप्लाज्म है यानी कि जो आपकी कोशिका द्रव्य होता है पूरा, जो येलो कलर का मैंने आपको दिखाया था, उनमें चीज़ों का परिवहन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से एक चीज़ का दूसरे स्थान पर ले जाना है, ये सारी व्यवस्थाएं करती है हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहीं पर जो हमारी आगे होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका कार्य होता है लिपिड का निर्माण। क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है लिपिड का निर्माण। और लिपिड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इससे हमारी बाउंड्री बनी होती है। और इसी में एक हमारा दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक हमारा होता है SER और एक हमारा होता है RER। तो जो आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें आपको मिलेंगे राइबोसोम, और राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है कोशिका में, और इसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और जो आपके राइबोसोम होते हैं यह मुख्य रूप से RNA और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो चलिए आपके लिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रश्न देता हूँ। आपको बताना है RNA का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग इसका उत्तर जरूर देंगे। तो आई होप आपने समझा होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी कि ये हमारी डायरेक्टली जुड़ी होती है किससे? कोशिका से। इसके दो भाग होते हैं। गार्नियर के द्वारा सबसे पहले इसकी खोज की गई थी, लेकिन नाम इसका दिया गया था पोर्टर, क्लाउड व पुलम के द्वारा। इसके दो भाग होते हैं। पहला आपका जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये करता है आपका लिपिड का निर्माण, और जो आपका रफ होता है ये करता है प्रोटीन का निर्माण। लेकिन अगर ओवरऑल फंक्शन के बारे में बात करें तो साइटोप्लाज्म के भीतर जो भी पदार्थों का परिवहन होता है या उनका स्थानांतरण होता है, ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं किसके द्वारा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण कोशिकांग जिसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये आपकी हो गई माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर ये जो आपको डॉट डॉट शेप दिख रहे हैं इन्हें हम लोग कहते हैं DNA। तो आपसे कई बार परीक्षाओं में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि केंद्रक के अलावा DNA आपको कहाँ पर मिलता है। तो केंद्रक के अलावा जो DNA होते हैं ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। इसी प्रकार से इसमें आपको राइबोसोम भी मिलेंगे। तो ये याद रखना है कि राइबोसोम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। और इसके भीतर की जो जालिका होती है इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? जो हमारी अंदर की बाउंड्रीज होती हैं किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के, इन्हें हम लोग क्रिस्टी नाम देते हैं। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। तो रिचर्ड आल्टमैन के द्वारा 1890 में इसकी खोज की गई थी, और उस समय इसका नाम दिया गया था बायोब्लास्ट। क्या नाम था इसका? बायोब्लास्ट। लेकिन बाद में इसका नाम दिया कार्ल बेंडा ने 1898 में। तो खोज किसने की थी? रिचर्ड आल्टमैन ने, और नाम दिया था इन्होंने बायोब्लास्ट। बाद में कार्ल बेंडा के द्वारा 1898 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है इसका हमारे कोशिका के भीतर। कोशिका के भीतर जो हमारी रेस्पायरेशन से संबंधित चीज़ें होती हैं, यानी कि श्वसन प्रक्रिया जो होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही चलाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण कि ATP का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है।
जिसे हम लोग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, इसका निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और इसी एटीपी के निर्माण के कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मुख्य रूप से एटीपी जो होती हैं वो हमारी होती हैं एनर्जी, यानी कि इसी एटीपी के माध्यम से सारी चीज़ें हमारी बॉडी में कोशिका के भीतर अच्छी तरीके से होती हैं। तो एटीपी का निर्माण करता है और इसी के कारण पूरी ऊर्जा मिलती है हमारी कोशिका को, और इसी के कारण एटीपी के निर्माण के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतनी चीज़ें आपको केवल याद रखनी है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखते हुए चलिएगा कि हम लोग रिसर्च पर्पस से चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल उस पर्पस से कर रहे हैं कि अगर हमारी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो हम उसको आसानी से कर सकें। तो बस केवल आप लोग इतनी ही दृष्टिकोण से चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके या आप लोग कमेंट करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अब हम लोग बात करेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। ये भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है कोशिका के भीतर। गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। कब? 1897 में। और इसका मुख्य कार्य होता है कि स्राव के लिए जो हमारी प्रोटीन आती है उसका प्रसंस्करण ये कर सके। आइए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको राइबोसोम के बारे में बताया था कि राइबोसोम के द्वारा होता है निर्माण किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का निर्माण जब होता है तो ये प्रोटीन यहाँ से निकल करके साइटोप्लाज्म के माध्यम से पहुँचती है हमारी गोल्जी बॉडी में। तो यहाँ पर छोटे छोटे हमारे इनपुट वाले होते हैं जहाँ पर आपको ये प्रोटीन जा करके मिलेगी और इस प्रोटीन को ये प्रसंस्कृत करता है और प्रसंस्कृत करने के बाद में ये प्रोटीन आपको आगे भेजी जाती है। तो ये मुख्य रूप से काम होता है गोल्जी बॉडी का, या इसे हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन आपने समझ लिया होगा। और गोल्जी बॉडी के बाद में ये जो आपका प्रोटीन है ये पहुंचता है लाइसोसोम में। कहाँ पर? लाइसोसोम में। तो चलिए लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। याद रखना है आपको कि जो आपका प्रसंस्कृत प्रोटीन होता है ये अब आगे बढ़ता है और ये पहुंचता है आपके लाइसोसोम में। तो लाइसोसोम में मुख्य रूप से पाचक एंजाइम होते हैं और इनका कार्य होता है अंतःकोशिकीय पाचन, यानी कि लाइसोसोम जो हमारी चीज़ें आती हैं इसके पास में उनको अच्छे से पचा देता है, क्योंकि इसके पास में बहुत ही पावरफुल पाचक एंजाइम होता है। और सभी प्रकार के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको भी ये अपने अंदर भंडारित करता है और धीरे धीरे उनकी गट्ठर बना करके उनको कोशिका से बाहर भी भेजता रहता है। तो ये काम भी करता है हमारा लाइसोसोम। अब यहाँ पर जो हमारा लाइसोसोम होता है इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? आइए इसके बारे में समझते हैं। होता क्या है आत्मघाती थैली, यानी कि सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा करता है पाचक और इसके अंदर होते हैं पाचक एंजाइम। अब ये जो इसने वेस्ट मटेरियल का भंडारण किया है, यानी कि छोटी छोटी पोटलियाँ बना के रखी है, अगर क्या हुआ कि इसमें से कोई भी पोटली में आपका ब्लास्ट हो गया तो ब्लास्ट होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इसमें जो पाचक एंजाइम है वो पूरी तरीके से हमारे कोशिका के भीतर फैल जाएगा और वो क्या करेगा कि जो आपकी पूरी कोशिका है उसको ही यहाँ पर पचा देगी। तो इसीलिए लाइसोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसके इसी गुण के कारण, जिसके कारण हमारी कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं, इसे आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो ये हमने जितने भी हमारे महत्वपूर्ण कोशिकांग थे जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करेंगे जो हमारी जंतु कोशिका होती हैं, यानी कि एनिमल सेल होती हैं, और जो आपकी प्लांट सेल होती हैं उनके बीच में मुख्य रूप से क्या डिफरेंस होता है या कौन कौन से कोशिकांग इन दोनों में कॉमन होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये आपके सामने एक जंतु कोशिका है और यहाँ पर आपके सामने एक पादप कोशिका है। तो इनके बीच में जो आपके कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनेलीज कॉमन होती हैं वह आपकी कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में आपको मिलेगा। गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस ये भी आपको दोनों में मिलेगा। अंतः प्रद्रव्य जालिका जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं यह भी आपको दोनों में मिलेगा। नाभिक न्यूक्लियस भी आपको दोनों में मिलेगा। साइटोप्लाज्म ये भी आपको दोनों में मिलेगा। राइबोसोम ये भी दोनों में मिलेगा। तो इतनी चीज़ें जो हमारी होती हैं वो कॉमन होती हैं
और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो हमारी जंतु कोशिका होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, और ये आपकी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। उसी प्रकार से पादप कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेल वॉल या इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और ये आपकी बनी होती है सेल्यूलोज की। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है। इसके अलावा आपकी पादप कोशिका के अंदर लवक मिलते हैं, जिसे हम लोग प्लास्टिड्स भी कहते हैं। तो ये प्लास्टिड्स आपको केवल पादप कोशिका में ही मिलेंगे, जंतु कोशिका में ये आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए प्लास्टिड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न मिलते हैं देखने को। प्लास्टिड की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला आपका हो गया वर्णी लवक, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। क्या हुआ? पहला जो आपका प्लास्टिड्स है यानी कि लवक है, इसे हम लोग कहते हैं वर्णी लवक या इसे हम क्रोमोप्लास्ट्स भी कहते हैं। दूसरा आपका होता है अवर्णी लवक, जिसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट्स भी कहते हैं। और तीसरा आपका होता है हरित लवक, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट्स भी कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से तीन हमारे लवक होते हैं, और ये लवक आपको केवल पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में ही मिलेंगे। तो वर्णी लवक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके होते हैं रंगीन लवक। जैसा कि वर्ण से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये आपके रंगीन लवक होते हैं, और ये पौधों के रंगीन भागों जैसे कि पुष्प में, बीज में, यहाँ पर आपको मिलेंगे। अवर्णी लवक की बात करते हैं तो ये आपके रंगहीन होते हैं। जो आपकी जड़ होती है या जो आपकी भूमिगत तना होती है वहाँ पर आपको अवर्णी लवक मिलते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अवर्णी लवक की प्रॉपर्टीज होती है कि यह कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में जो भी भोजन होता है पादप कोशिका में उनका संचय करता है। फिर हमारा हो गया हरित लवक, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो ये हमारा हरे रंग का पदार्थ इसके भीतर मिलता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं या इसे हम पर्णहरित भी कहते हैं, और इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती हैं हमारे पादप कोशिका में। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसी को हम कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। तो ये हमने बात की महत्वपूर्ण प्लास्टिड्स यानी कि लवक के बारे में। एज इट इज जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं ऐसे ही आपको याद भी रखनी है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है इसे हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्म। चलिए आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है कि ये जो माइकोप्लाज्म है जो कि सबसे छोटी कोशिका है, ये कहाँ पर मिलती है? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये आपको कहाँ पर मिलेगी। सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि जो आपके अंडे होते हैं ये हमारी होती हैं कोशिकाएं डायरेक्टली, यानी कि कोशिकाएं आपकी इतनी बड़ी भी हो सकती हैं। तो शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 5 पाउंड के आसपास होता है और ये आपकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपको पादप और जंतु कोशिका दोनों में मिलेगा, लेकिन जो आपके जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं में ये अनुपस्थित होता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं नाभिकीय अम्ल की, यानी कि जो आपके न्यूक्लियस एसिड होते हैं उनमें आपकी डीएनए और आरएनए होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे बड़े कोशिकांग की, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी सेल होती हैं उनमें सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो चाहे आप प्लांट की बात करेंगे चाहे आप बात करेंगे एनिमल सेल की, दोनों में जो न्यूक्लियस होता है वही सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है? आपका होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम आपने देखा होगा डाट की तरीके से ही था, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य इसका होता है प्रोटीन का निर्माण। तो ये हमने सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी बात कर ली है। तो यहाँ पर जो आपकी कहानी है वह समाप्त होती है। अब हम लोग प्रसाद की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग पूरी कथा को अच्छे से सुनेंगे, आरती में भाग लेंगे, उसके बाद में प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तब जा कर के जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ पर आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपने सारी चीज़ों को अच्छे से वीडियो में देखा होगा, अगर आपकी आंखों के साथ साथ आपके कान भी वीडियो पे रहे होंगे तो आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अदरवाइज हो सकता है कि आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ना दे पाएं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। खोज किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा।
सी लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक, बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि डीएनए आपको मिलता है नाभिक में, इसके अलावा आपको कहाँ पर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि साधारण मानव में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये आपकी होती है 46, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में मैंने आपको बताया, यानी कि जो कोशिका की बाउंड्री होती है ये बनी होती है आपकी प्रोटीन और लिपिड से, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर ए व बी दोनों करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये हमारी हो जाएगी सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, एनिमल सेल होती हैं, वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई हमारी कोशिका झिल्ली। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो ये हमारी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका में अगर राइबोसोम नहीं होगा तो निम्न में से कौन सा कार्य नहीं होगा। तो राइबोसोम कौन सा कार्य करता था, ये हमारा प्रोटीन का उत्पादन करता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि एक तो यह हमारे श्वसन को संचालित करता है कोशिका के भीतर, रेस्पायरेशन सिस्टम को, और इसके अलावा ये करता है एटीपी का निर्माण। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट होगा। देखिए, अगर बायोलॉजी की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय मैं इन वीडियो को इस समय बनाने में दे रहा हूं, जिससे मैं आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ें कितनी बेहतर ढंग से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 8वें प्रश्न में बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, आपका नाभिक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो जंतु कोशिका में ये हमारी कोशिका झिल्ली होती है और पादप कोशिका में ये हमारी कोशिका भित्ति होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि बनी होती है सेल्यूलोज की। अगला प्रश्न है कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, झिल्लीदार व अनियमित नलिकाओं का जाल क्या कहलाता है। तो जाल के बारे में मैंने आपको दिखाया था, और ये आपकी होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये जो ऊपर के तीनों कोशिकांग हैं, चाहे हम कोशिका भित्ति की बात करें, रिक्तिकाओं की बात करें, लवक की बात करें, ये सारे आपको मिलेंगे केवल पादप कोशिका में। तो ऑप्शन ए, बी, सी यहाँ पर तीनों करेक्ट होंगे। अगला प्रश्न है कि पहले कोशिका की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि लकड़ी की छाल में रॉबर्ट हुक महोदय ने 1665 में इसको प्राप्त किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जो आवरणीय लवक होते हैं ये मुख्यतः पाए जाते हैं, आवरणीय लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, और ये आपको मिलते हैं जड़ों में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कोशिकीय श्वसन यानी कि सेल रेस्पायरेशन कहाँ पर होता है। तो ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये की थी एंटोन वान लीवेनहॉक ने। ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि फूलों व बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रदान करता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम लोग वर्णीय लवक कहते हैं। इसी के द्वारा फूलों व बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पत्तियों का हरा रंग प्रदान कौन करता है। तो ये प्रदान करता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसमें आपकी होती है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग कहलाती है। तो ये मैंने आपको बताया, ये हमारी होती है गाल्जी काय, या इसे हम ये आपकी होती है लाइसोसोम, जिसमें आपकी क्या होती है, जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको ये बैग में संचित रखता है, और जब कभी इसमें ब्लास्ट होता है तो उसमें जो पाचक एंजाइम होते हैं वह आपके सारे इसको कोशिका को ही पचा करके समाप्त कर देते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। तो गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है कि ये मुख्य रूप से हमारा क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण।
तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी नहीं करेक्ट होगा। पाचक रस ये उत्पन्न नहीं करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, डी यहाँ पर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोशिका भित्ति कैसी होती है। तो कोशिका भित्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी अर्धपारगम्य होती है, यानी कि सेमी परमेबल होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर मैंने आपको बताया था कि जो इसकी वाल होती है ये कहलाती है क्रिस्टी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज हमारे की थी फ्रेडरिक मिसर ने, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी। तो इसके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी या मॉडल की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो क्रियात्मक गतिविधियां यानी कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में कि जो कोशिका के भीतर सारी चीज़ों का संचालन करता है वह कौन करता है, न्यूक्लियस। तो क्रियात्मक गतिविधियां किससे होती हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था। तो ये हमारे कहा था हक्सले महोदय ने, हक्सले महोदय ने, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है यही जीवन का भौतिक आधार होता है। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया था। तो ये प्रदान किया था हमारे वाल्डेयर महोदय ने, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अंतः प्रद्रव्य जालक की खोज किसने की थी। तो खोज किसने की थी, ये हमारे की थी पोर्टर ने, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग पोर्टर को ही मानेंगे, हालांकि पोर्टर के द्वारा इसका नाम दिया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी हमारी होती है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम में क्या होता है। तो राइबोसोम में आपकी क्या होती है, आरएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अगर कोशिका विभाजित होती है तो सबसे पहले इसमें किसका विभाजन होगा। तो सबसे पहले विभाजन होता है नाभिक का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो इस समय प्राप्त की जा चुकी है वह आपका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि क्लोरोप्लाज्म का कार्य क्या होता है। तो क्लोरोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा करता है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और वीडियो का आज हमारे आखिरी प्रश्न है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा आपका नाभिक होता है और सबसे छोटा आपका होता है राइबोसोम, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, कहीं पर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। समय देने के लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपको मेरा प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।